एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए, आपका जो 3 अप्रैल का जो पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड में, ठीक है, वहां पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। टोटल प्रश्न की यदि बात करो तो 23 प्रश्न रहेंगे और आपका जो मैक्सिमम मार्क रहेगा यानी कि जो आपके पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शिव, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शिव है, ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। गद्य की मतलब ऐसी प्रथम रचना कौन सी जिसमें खड़ी बोली का उपयोग किया गया था? तो वो थी गोरा बादल की कथा। चित्रपट, सारे क्वेश्चन आंसरों को समझाऊंगा 23 तक को, आराम से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छे से नंबर प्राप्त करना है तो शांति से पढ़ना पड़ेगा। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। अच्छा, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, अब वो पर्यायवाची है लता मंगेशकर, किसका? चित्रपट संगीत का। चलिए, इसके बाद में अगला जो सही विकल्प है वो है पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। कौन सा है? चौथा। निम्न लिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक है, तकनीक शब्द है तो नाभिक। चलिए, अब अगला देखिए यहाँ से, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो 5वें पुत्र थे वो। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? तो गीत फरोश कविता किन्होंने रची थी? भवानी प्रसाद मिश्र ने रची थी। जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था, अब उसकी क्या पूरी हो गई थी? तो उसकी फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। यदि हम बात करें महाकाव्य और खंड काव्य किसके भेद है? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं 2 भेद? महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहाँ रिक्त स्थान में जाएगा प्रबंध काव्य। तुम काम नहीं करोगे, इसमें निपात शब्द कौन सा है? अच्छा, निपात का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा सेंटेंस के ऊपर यानी कि जो हमारा वाक्य है उस वाक्य के ऊपर जो दबाव डालेगा उसे हम कहेंगे निपात। अब यहाँ पर देखिए, तुम काम करोगे, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा है ना, नहीं, तो इस पर दबाव हो गया, ठीक है। तुम काम नहीं करोगे, सब अब बात फिक्स हो गया कि वो काम नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद में अगला है सही जोड़ी की यदि बात करूं तो यहाँ पर देखिए, पहले का मिलान आपका आश्वस्त हो जाएगा। ओस के पुल गद्य संग्रह। गरबा की यदि बात करें तो गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विज्ञान ज्ञान कोश। मुक्तक छंद केचुआ छंद है, ठीक है। और शब्द युग्म हो जाएंगे 6 प्रकार के, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही प्रश्न आपके 3 अप्रैल के दिन आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ और भी आराम आराम से समझा कर। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम है परमाल रासो। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? एक हट्टे कट्टे जाट ने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी का नाम दिया जाता है। यानी कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि धरातल यानी कि धरती पर जो पानी बहता है उस पानी को कहते हैं पालर पानी। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो स्वावृत्त के आधार पर चुनती है। यदि हम 10वें रस की बात करें तो रस वैसे 9 प्रकार के, ठीक है। अब 10 प्रकार के हो गए, ठीक है। तो जो 10वां रस है वो किसे माना गया है? वात्सल्य रस को माना गया है। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। हाँ, युग्म का जो अर्थ है उसे है जोड़ा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है सत्य और असत्य, यहाँ से पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। प्रश्न है आपका प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं। सारे नोट्स मैंने तैयार करवा ली। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से समझ लेते हैं। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें 2 वर्डों का यूज किया गया, देखिए, शोषकों और शोषितों। शोषक कौन है? यानी कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, ठीक है, वो मजदूरों का मान गिराते रहते थे, यानी कि उनका शोषण करते थे, ठीक है। तो वो उनके प्रति तो क्या है? विद्रोह था। और जिनका यानी कि जो मजदूर आदमी थे उनके प्रति दया भाव था। बस इसी को कहते हैं शोषकों के प्रति तो विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ठीक है।
समाज का वास्तविक चित्रण हुआ था। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक चित्रण। ये दो विशेषताएं इसकी हो गई है। चलिए इसी के नीचे आपका जो प्रश्न है वो है भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां। चलिए तो इसका उत्तर भी समझते हैं। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। प्रश्न था हमारा भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां बतानी, यानी कि देखिए पहले तो राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है आपका सामाजिक चेतना का विकास। दो इसकी प्रवृत्तियां, यदि आप हेडिंग लिख के आओगे ना तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 हो गए हैं। इस युग में कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इस युग में सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर देखिए। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह निश्चित रूप से उसका व्यवहार वर्तमान से तो भिन्न रहता, क्योंकि वह अनपढ़ थी। उसके मन में कवि को पढ़ते लिखते हुए देखकर ना तो आश्चर्य होता, ना ही वहां उनकी लेखक सामग्री को चुराकर कहीं छिपाती। यानी वो जो अब अनपढ़ थी तो वो बड़ी आश्चर्य होती है, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार कैसा होता है, वर्तमान से भिन्न होता। वह कवि को, उसके मन में जो कवि जब पढ़ते हैं लिखते हुए देखते हैं तो ना तो उसे आश्चर्य होता, ना ही वहाँ उनकी लेखन सामग्री को चुराकर कहीं पर छिपाती। पढ़ी लिखी होने पर चंपा का अपनी बात कहने का तरीका विनम्र और संजीदा होता। इसके बाद में इसी के अथवा का जो प्रश्न है वो है दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। ठीक है, दूसरे वचन में ईश्वर से कामना की गई है कि मुझे ऐसी विषम परिस्थितियों में डाल जिससे मेरा जो अहंकार है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, समाप्त हो जाए।